हेलो स्टूडेंट्स आज हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल लॉ या मर्चेंटियल लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे और डेफिनेशन ऑफ कॉमर्शियल लॉ और स्कोप ऑफ मर्चेंटियल लॉ के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ मर्चेंटियल लॉ क्या है, इसे जानने से पूर्व हमें ये जानना अति आवश्यक होगा कि लॉ क्या है, संनियम क्या है। देखिए, साधारण बोलचाल में हम लॉ को कानून कहते हैं, परंतु हम जब इसे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क व्यावसायिक नियामक ढांचा नाम की इस बुक में हम देखते हैं तो इसे संनियम द्वारा दिखाया गया है। साधारण बोलचाल में इसे हम क्या कहते हैं, कानून। ये है क्या, हम कहें कि देश में और समाज में व्यवस्था बनाने के लिए कोई नियम बना दिए जाएं और उन नियमों के आधार पर देश का राजा उनको लागू कराए और जो नियम को तोड़ते हैं उन पर कार्रवाई या कुछ कार्रवाई करे तो उससे हम क्या कहेंगे, कानून कहेंगे। ठीक है, अब हम बुक की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। क्या है, राज्य द्वारा समाज के शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मानवीय आचरण तथा व्यवहारों को व्यवस्थित, नियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा जो नियम एवं उपनियम बनाए जाते हैं उन्हें हम संनियम कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, लॉ क्या है, जो देश ने, कंट्री ने कुछ नियम बनाए, रूल्स बनाए और उस रूल्स के अकॉर्डिंग हमने समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करी और जो हमारी ह्यूमन चेन है उसने उसको माना और उसको मानने की जो प्रक्रिया है राज्य द्वारा उन नियमों में बनाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कानून या लॉ कहेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ मर्चेंटाइल लॉ यानी कि कॉमर्शियल लॉ के बारे में बात करते हैं। कॉमर्शियल लॉ होता क्या है भाई, वही चीज आ जाती है जब व्यापार के जो नियम हैं, व्यापार किस तरीके से किया जाए, व्यापार में किस तरीके से धोखाधड़ी ना हो और व्यापार के संबंधों को बनाए रखना, व्यवसाय के सौदे किस तरीके से किए जाए, उन पर अगर हम कोई नियम बनाते हैं, राज्य या सरकार नियम बनाती है तो उस नियम को हम क्या कहेंगे, कॉमर्शियल लॉ कहेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं क्या है कॉमर्शियल लॉ या मर्चेंटाइल लॉ क्या है। व्यापारिक संनियम समाज के लोगों की व्यापारिक संनियम समाज के लोगों की व्यापारिक क्रियाओं से संबंधित है। ये संनियम की वह शाखा है जो कि विभिन्न व्यापारिक अथवा व्यावसायिक सौदों से संबंधित व्यापार अथवा वाणिज्य में लागू होती है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो कॉमर्शियल लॉ है ये लॉ की ही एक शाखा है जिसके द्वारा जो व्यापारी वर्ग है उनमें नियम बनाए गए हैं और उन नियमों का वो पालन कर रहे हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि व्यापारिक संनियम से अभिप्राय उन समस्त वैधानिक नियमों, परिनियमों, अधिनियमों एवं उपनियमों से है जो व्यापार के संचालन को नियमित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष रूप से लागू होते हैं। क्लियर भाई, हमारे जो व्यापार करना है तो व्यापार संचालित करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उपनियम बनाए गए हैं या और उन्हें संचालन के लिए, व्यापार संचालन के लिए जो नियम है उन्हें ही हम क्या कहेंगे, कॉमर्शियल लॉ कहेंगे। ठीक। अब इसकी हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है कॉमर्शियल लॉ की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है भाई, व्यापारिक संनियम
कि व्यापारिक संनियम संनियम की उस शाखा का नाम है जो सामान्यता व्यापारिक लेन देनों में उत्पन्न हुए विवादों पर लागू होती है। क्लियर भाई, क्या है व्यापारिक संनियम? क्या है? वेंकटेशन के अनुसार कि जो संनियम है उसकी एक शाखा है और वो सामान्यतः व्यापारिक लेन देनों में उत्पन्न हुए विवादों पर लागू होती है। क्लियर? तो हम इसे कह सकते हैं द ट्रेडिंग लॉ इज द नेम ऑफ ब्रांच ऑफ द लॉ दैट जनरली अप्लाइज टू disputes arising in the trading transaction। क्लियर वेंकटेश? अब हम बात करते हैं कि स्कोप ऑफ मर्चेंटल लॉ या कॉमर्शियल लॉ के बारे में। व्यापारिक संनियम के क्षेत्र क्या है? भाई व्यापारिक संनियम के बहुत सारे क्षेत्र हैं, जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है? भाई आप सामान्यतः सुनते होंगे कि एक व्यक्ति ने, राम ने श्याम से कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिया, काम करके किया। जैसे कॉन्ट्रैक्ट साधारण शब्दों में हम देखते हैं अधिकतर हमारे क्षेत्रों में सुनने को मिलता है कि राम अपना घर बनवाना चाहता, उसने श्याम को उसको कॉन्ट्रैक्ट पर करने के लिए, काम करने के लिए दे दिया कि भाई हमारा घर बना दीजिए। तो ये कौन सा नियम हो जाएगा? उसमें उसने नियम बताए होंगे कि भाई हमारी दीवारें इस तरीके से होंगी, इस सीमेंट का प्रयोग होगा, ऐसे होंगी, इस तरीके से रूम होंगे। और अगर श्याम उस नियम के अंतर्गत काम नहीं करता है तो राम और श्याम में जो अनुबंध हुआ है उसे अनुबंध अधिनियम के तहत कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, अगर नहीं करता है तो। और करता है तो वो क्या है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम। उन्होंने नियम बना रखे होंगे। साझेदारी अधिनियम, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को करते हैं और उसमें लाभ हानि को बांटने की प्रक्रिया और लाभ हानि को बांटने की प्रक्रिया, अगर कोई व्यक्ति बाहर होगा साझेदारी से तो क्या नियम लगेगा, अगर किसी मृत्यु होगी तो क्या नियम लगेगा। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं? साझेदारी अधिनियम या पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं। इसका भी हम व्यापारिक संनियम में ही इसे लगाते हैं या कॉमर्शियल लॉ इसे माना जाता है। अब आते हैं कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट क्या है? कंपनी अधिनियम। कंपनी, आप जानते हैं कि आप सुनते हैं कि जियो कंपनी, टाटा कंपनी, टीवीएस मोटर्स, ये सब क्या है? कंपनियां हैं। इन कंपनियों में किस तरीके से बनाई जाएंगी, प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, सार्वजनिक कंपनी कौन सी होती है, इनका बंटवारा किस तरीके से होगा, इनमें सदस्य क्या होंगे, शेयर कैसे बेचे जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होगा। तो ये सारी चीजें किसमें हम बनाते हैं, किस नियम में रखते हैं? कंपनी अधिनियम में। क्लियर? इंश्योरेंस अधिनियम, इंश्योरेंस एक्ट। आजकल आपने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो सभी लोगों के पास होती है कि भाई अपने इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसमें जो नियम होंगे, अब वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जीवन से तो आपने सुनी रखी है, व्यापार में भी होती है। भाई हमें कॉमर्शियल में हम अपने माल का बीमा करा लेते हैं, अपनी दुकान का बीमा करा देते हैं, अपने बीमा मतलब वाहन का बीमा करा लेते हैं और इन मोटर्स का बीमा करा लेते हैं। अगर मान लो हमारी शॉप में आग लग जाती है तो हमें कितना पेमेंट मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा, ये सब सारी चीजें हमारे किसमें नियम अंकित है? बीमा अधिनियम में। सही, इंश्योरेंस पॉलिसी में इसे लिखा गया है। अब बात करते हैं पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट अधिनियम। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट अधिनियम एक्ट क्या है? भाई इसमें हम क्या करते हैं? पेटेंट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या है? भाई कोई चीज बनाई तो उसका पेटेंट होता है। ट्रेडमार्क आप देखते हैं कि हमारे, मान लीजिए ये पेन है, इसमें हमारा जो ट्रेडमार्क है वो क्या है? बिल लिखने का ये तरीका है, ये ट्रेडमार्क हो गया। कोई कॉपीराइट हो सकता है, इससे संबंधित जो भी नियम है वो कॉपीराइट अधिनियम में आते हैं। वाणिज्य प्रतिभूति से संबंधित अधिनियम यानी कॉमर्स सिक्योरिटीज एक्ट। हमारे पास शेयर किस तरीके से रखे जाते हैं, शेयर किस तरीके से बेचे जाएंगे, डिवेंचर किस तरीके से बेचे जाएंगे, तो उसके भी संबंधित एक नियम है। उसके बाद है बैंकिंग एक्ट। बैंक में किस तरीके के पैसे किस तरीके से रखेंगे, पैसों को निकालेंगे किस तरीके से, तो ये बैंकिंग एक्ट के अंतर्गत आते हैं।
उसके बाद आ जाती है वस्तु विक्रय अधिनियम। वस्तु विक्रय अधिनियम क्या है? वस्तु विक्रय अधिनियम में हम कोई वस्तु बेचते हैं तो उस बेचने के किस तरीके के नियम है, तो उसे वस्तु विक्रय अधिनियम कहते हैं। ये 1930 में लागू हुआ। ये हमारी जो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इससे संबंधित इम्पोर्टेंट चैप्टर भी बहुत बड़ा चैप्टर है इसमें, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट। आप देखते हो कि हम जब टीवी वगैरह देखते हैं तो हम देखते हैं न्यूज में जागो ग्राहक जागो का वो आता है, तो उसमें एक एक्ट बना चुका है। जैसे हमने कोई चीज खरीदी और वो सही नहीं मिली तो हम अपने जो विक्रेता है उस पर हम केस कर सकते हैं, परंतु हमें उसके नियम पता हो कि भाई हमारा सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए कौन कौन से एक्ट बना रखे हैं। तो उस वो किसमें दे रखे हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी द कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये नियम है। दिवाला अधिनियम यानी कि दिवाली अधिनियम, इंसॉल्वेंसी एक्ट। इंसॉल्वेंसी एक्ट में जब क्या होता है, एक व्यक्ति जब जिसका व्यक्ति का दिवालिया निकल जाता है यानी कि वो अपने सारे भुगतानों को नहीं कर पाता है, उसने जो उधार ले चुका है, तो उसे दिवालिया कैसे घोषित किया जाएगा, उससे संबंध में जो नियम बनाए जाते हैं उसे दिवाला अधिनियम कहते हैं। अब बात करते हैं विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000। भाई हम मान लीजिए हमारा जो देश है हम बहुत जल्दी से ग्रो कर रहे हैं और इस ग्रो में हम देश विदेश से कोई माल खरीदते हैं, बेचते हैं, उसके संबंध में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से होता है, तो ये सारी चीजें हमें विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत जाननी होती हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा मीनिंग ऑफ लॉ, उसके बाद हमने देखा मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल लॉ, उसके बाद हमने स्कोप ऑफ कॉमर्शियल लॉ देखे। थैंक यू वेरी मच।